बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सबा आज हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना विटामिन ए के बारे में, आज हमारा लेक्चर आ जाएगा विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आगाज़ करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, आज हमने क्या पढ़ना है विटामिन डी। विटामिन डी का जो मैंने आप लोगों को नाम बताया था, वो नाम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने वो पढ़ा था, वो क्या था, कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या नाम था वो, इधर ही मिसाल लिख देती हूँ उसके, कोलीकैल्सिफेरॉल। ये हमने नाम पढ़ा था ना विटामिन डी का, कोलीकैल्सिफेरॉल। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। विटामिन डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स के ग्रुप हैं। अब जो लिपिड्स में हम पढ़ते हैं ना, स्टेरॉइड्स भी एक आ जाती है। ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स हैं जिनकी हमारे पास क्या है, हार्मोन लाइक एक्शन है। हार्मोन लाइक एक्शन, ये हमारे पास स्टेरॉइड्स के ग्रुप हैं जिनमें हार्मोन लाइक एक्शन है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका ये स्टेरॉइड लाइक एक्शन है। स्टेरॉइड का ग्रुप है स्टेरॉइड्स के जिनका हार्मोन लाइक एक्शन है। अब हम इसके सोर्सेज में देखेंगे। सोर्सेज में हमारे पास इसमें ये डाइट में क्या जाता है। अब डाइट में पहले भी हमने कहा था, पहले हम प्लांट सोर्स में डिस्कस करेंगे, फिर हम एनिमल सोर्स में डिस्कस करेंगे। अब डाइट में हम आ जाते हैं किसमें, एक आ जाएगा हमारे पास प्लांट सोर्स आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा क्या, एनिमल सोर्स। जो हमारे पास प्लांट सोर्स आ जाता है ना, ये विटामिन डी है, तो एक विटामिन D2 होगा और एक हमारे पास आ जाएगा विटामिन D3। जो हमारे पास विटामिन D2 आ जाता है, विटामिन D2 जो सा आ जाता है, वो हमारे पास कौन से सोर्स से आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है प्लांट सोर्स से। और जो हमारे पास आ जाता है विटामिन D3, ये हमारे पास आ जाता है एनिमल सोर्स से। जो विटामिन D2 है उसका हमारे पास नाम आ जाता है एर्गोकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, हाँ। और जो हमारे पास आ जाता है ये एनिमल सोर्स, इसमें हमारे पास वही जो हम नॉर्मल यूज करते हैं ना विटामिन डी का, जो हम नॉर्मली नाम यूज करते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, वो हमारे पास इसमें आ जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल। ये हमारे पास आ गया इसमें एनिमल्स में एर्गोकैल्सिफेरॉल, और इसमें हमारे पास आ गया कोलीकैल्सिफेरॉल। ये दोनों हमारे पास हैं। एक हमारे पास ये डाइट के लिहाज से भी है। अब हमारे पास एक आ जाता है एंडोजीनस विटामिन प्रिकर्सर। एंडोजीनस का मतलब होता है ना अंदर, स्किन के अंदर। हमने जब विटामिन डी के हम सोर्स वगैरह पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि विटामिन डी जो है हमारी जो स्किन है, स्किन की एपिडर्मिस आ जाती है ना, एपिडर्मिस जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस है, उसके अंदर, उस स्किन के नीचे भी विटामिन डी की हमारे पास सिंथेसिस होती है। और ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए हमारे पास एक प्रिकर्सर में एक हमारे पास कंपाउंड होता है जो कि फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसका नाम है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये जो हमारे पास 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे पास क्या है, ये विटामिन डी, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन D2 में कन्वर्ट होता है। ये विटामिन D2 में कन्वर्ट होता है हमारे किधर, हमारी स्किन में हमारी ये एपिडर्मिस में, डर्मिस के बाद एपिडर्मिस में, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। ये हमारे पास आ जाता है एंडोजीनस विटामिन प्रिकर्सर। आगे हम पढ़ने लगे हैं कि विटामिन डी की हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो सी है विटामिन डी की, वो हमारे पास कहाँ पे होती है। हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हमारी, देखिए हमारी बॉडी में जो फैट होती है ना, जो ये स्टोर होता है, ये हमारे पास स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो हमारी बॉडी की जो फैट होती है ना, स्टोर फैट इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में फैट होती है उसके लिहाज से स्टोर होता है। सबसे पहले ये फर्स्ट अपीयर होता है हमारे लिम्फ में। फर्स्ट अपीयर होता है हमारे पास ये कहाँ पे, जो विटामिन डी है वो अपीयर होता है हमारे पास किधर, इन लिम्फ। अब ये लिम्फ में फर्स्ट अपीयर होता है किससे, एज अ कंपोनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स के कंपोनेंट के तौर पे ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स के कंपोनेंट के तौर पे ये हमारे पास लिम्फ में अपीयर होता है। लिम्फ आपको कुछ समझ आई, लिम्फ हमारे पास वही लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद अलावा जो इसकी एक्सक्रीशन होती है ना, वो मेनली होती है किससे, ये एक्सक्रीटेड होता है मेनली टू द बाइल।
ये हमारे पास एक्सक्रीट होता है थ्रू बाइल, बाइल के जरिए हमारे पास इसकी एक्सक्रीशन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो विटामिन डी है, ये हमारे पास जो बाइल सॉल्ट्स है ना, बाइल सॉल्ट्स हमें रिक्वायर होते हैं। बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, अब हम उसके पढ़ेंगे एक्टिवेशन। मैंने आपको बताया था ना, हमारी जो स्किन है ना, स्किन में विटामिन D2 या विटामिन D3 जोन है, एर्गो कैल्सीफेरोल और कोली कैल्सीफेरोल, ये दोनों हमारे पास विटामिन जोन से हैं, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं दो प्रोसेस के जरिए। एक हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे पास होता है लिवर में, और दूसरा प्रोसेस हमारे पास हो जाता है किडनी में। अब यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एक हमारे पास प्रोसेस होगा कि प्रोसेस इन लिवर, और एक हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा प्रोसेस इन किडनी। अब जो हमारे पास पहले हमारे पास करते हैं कि जो प्रोसेस हमारे पास किधर होगा, लिवर में। पहले हमारा काम है लिवर का। हमारी बॉडी में हमने फॉर एग्जांपल अब विटामिन डी की यूजेज कैसे हो रहा है, कैसे इसमें ये एक्टिवेट फॉर्म में होगा। तो हमारे पास विटामिन डी, अब हमने डाइट ली, डाइट में हमारे पास विटामिन D2 फॉर एग्जांपल हमने प्लांट से लिया, और विटामिन D3 है। इस सबसे पहले हमारे पास विटामिन D2 और विटामिन D3 कन्वर्ट हो जाएंगे लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल, हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल, ठीक है। मतलब कि ये लिवर के अंदर हमारे पास इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और जो हाइड्रोक्सिलेशन होगी वो किस एंजाइम की मौजूदगी में होगी, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में। हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन होगी इसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल। अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल है, अब इसी ने आगे एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होना है। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल की जगह मैं वही लिख लेती हूँ विटामिन D3। अब आगे इसने कन्वर्ट किस में होना है, अब इसने इसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, जो कि हमारे पास आ जाती है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल। ये हमारे पास इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल। हमारे पास जो ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल है, ये हमारे पास विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म है। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगी, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, और किस एंजाइम की मौजूदगी में होगी, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में हमारे पास इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, जिससे ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन में हमारे पास आ जाता है कि विटामिन डी का हमारे पास, अगर हम सबसे पहले फंक्शन करें तो ये क्या करता है, विटामिन डी हमारा जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, क्या करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अपटेक को इंक्रीज करता है। मतलब कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अपटेक इंक्रीज होता है। अब जो इसका सेकंड फंक्शन है, ये क्या करता है कि जब हमारी किडनी में हम पढ़ते हैं ना, नेफ्रॉन में हमने जैसे पढ़ा था, तो वो जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन वगैरह लूप ऑफ हेनले से होती है, तो ये किडनी से जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है। और एक हमारे पास ये आ जाता है बोन में ये रिलेट करता है कि ये बोन में हमारे पास क्या करता है, रिजॉर्प्शन करता है बोन की व्हेन नेसेसरी। ये क्या हमारे करता है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है तो ये बोन की रिजॉर्प्शन करता है। ये हमारे पास इसके आ जाते हैं, मतलब कि इसका रोल हमारे पास आ जाता है। इंटेस्टाइन में भी हमारे पास इसका रोल आ जाएगा, फिर इसका रोल हमारे पास किडनी में भी आ जाएगा, फिर इसका रोल हमारे पास बोन्स में भी आ जाएगा। अब हमने देख ली विटामिन के सोर्सेज भी देख लिए, फिर एब्जॉर्प्शन देख ली, फिर इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है वो देख ली, फंक्शंस भी मेनली देख लिए। अब हम क्या देखेंगे कि कॉजेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। हर चीज जो भी हमारी मतलब कि बॉडी से कम होती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगी ना जिसकी वजह से वो बॉडी से कम हो रही है। देखिए डेफिशिएंसी में पहले हम इसी से एक सेम इससे मिलता जुलता ले लेते हैं कि डेफिशिएंसी उस वक्त होगी जब हम विटामिन डी को कम, मतलब कि कम इसकी हम क्वांटिटी यूज करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे डिक्रीज अपटेक ऑफ विटामिन डी,
डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आ जाएगा, अभी मैंने सनलाइट से पढ़ा है ना, तो अगर हमारे पास हमारी जो स्किन है डू नॉट सिंथेसाइज विटामिन डी, स्किन डू नॉट सिंथेसाइज इट, मतलब कि स्किन हमारी जो सी है वो इसे ना बनाए। सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा सिंथेसाइज विटामिन डी। अब थर्ड हमारे पास इसमें आ जाएगा कि अगर हमारा लो एक्सपोजर होगा सनलाइट से, लो एक्सपोजर टू सनलाइट, हम लोग सूरज में नहीं बैठेंगे तभी हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, ये हमारे पास तीन हो गए। एक हम चौथा देखेंगे कि रीनल डिजीजेस, जो हमारे पास रीनल डिजीजेज है ना, उसकी वजह से भी हमारे अगर मतलब कि रीनल सिस्टम में किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें विटामिन जो डी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मतलब कि कॉज होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, अब हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, दो हमारे पास मेन है। एक हमारे पास आ जाएगा रिकेट्स रिकेट्स और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया एमई। जो रिकेट्स हमारे पास ये डिसऑर्डर आ जाता है, ये रिकेट्स हमारे पास किस में आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रंस में। जो हमारे पास चिल्ड्रंस में मतलब कि जो बच्चों में बीमारी होती है ना, जो बच्चों में बीमारी है वो हमारे पास आ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो हमारे पास आ जाती है, ज्यादातर रिलेट करती है किससे, अडल्ट से। चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब रिकेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि रिकेट्स हमारे पास होता क्या है। अभी हम रिकेट्स के बारे में बात करते हैं कि रिकेट्स में हमारे क्या होता है। हमने पढ़ा था ना कि विटामिन डी का रोल किसमें, बोन्स में। अब बोन्स में जब विटामिन डी हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे हमारे पास जो बोन्स की फॉर्मेशन है, जो बच्चे ग्रो करते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड्स में क्या होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो बोन्स है ना वो बहुत वीक होंगी। जब बोन्स वीक होंगी, इसमें हमारे पास क्या रोल होगा कि विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास कैल्शियम जो इनटेक है वो भी लो है, और अगर लो एक्सपोजर का बड़ा हमारे पास मतलब कि जो एक्सपोजर है ना सनलाइट में वो बहुत कम है, एक्सपोजर टू सनलाइट इज वेरी लेस। अगर हमारे पास ये मतलब कि तमाम चीजें हैं कि सनलाइट में हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, तो इससे हमारे पास रिकेट्स हो जाएगी। और रिकेट्स में क्या है कि हमारे पास जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। बोन्स के वीक होने से हमारे पास बो लेग्स हो जाती हैं। हम कहते नहीं वो उस बच्चे की टांगे बहुत कमजोर है, तो बो लेग्स हो जाती है। बच्चा मतलब कि जो रिकेट्स है ना, इस बीमारी की वजह से बच्चे को जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं वो खड़े तक नहीं हो सकते, वो इतनी उनकी वीक हो जाती हैं। इसके अलावा उसका हमारे पास जो चेस्ट होती है वो पिजन चेस्ट हो जाती है। अब हमारा थॉरैक्स है, थॉरैक्स में हमारे पास पूरा बोन्स का सिस्टम है। जब हमारी बोन्स की वीकनेस हो जाएगी इस की वजह से, तो बोन्स की जो हमारे पास मतलब कि है वो जो उसकी थॉरैक्स में जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट वगैरह, वो पिजन की तरह, जैसे हम पिंजरा नहीं कहते हैं, पिंजरे की तरह उसका हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। जो ऑस्टियोमलेशिया है ये मैंने आपको बताया किसमें, अडल्ट्स में। ये रिकेट से बिल्कुल, जो ऑस्टियोमलेशिया है ये रिकेट से बिल्कुल चेंज है। ऑस्टियोमलेशिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हेल्थी बोन्स है ना उससे हमारे पास डीमिनरलाइजेशन होती है। डीमिनरलाइजेशन फ्रॉम हेल्थी बोन टिश्यूज, मतलब कि जो हमारे पास हेल्थी बोन टिश्यूज हैं उससे मिनरल्स की डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स वगैरह उतरते हैं और ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में जब आएंगे तो बोन्स, फिर हमारे पास जब हेल्थी चीज उतरती है तो उसका मतलब है कि हमारे पास बोन जो सी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। जब वीक होगी तो उससे ऑस्टियोमलेशिया होगी। और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो वुमेन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मैन। जो वुमेन है ना उनमें ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन। ये भी हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है।
आज हमने पढ़ा, देखें आज हमने पढ़ा सारा विटामिन डी के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा बताया, स्टेरॉइड, फिर हमने इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि प्लांट सोर्स से क्या है, एनिमल सोर्स से क्या है, फिर हमने इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, फिर मैंने इसके आपको एक्टिवेटेड फॉर्म के बारे में बताया, फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, फिर आगे हमने इसके जो हमारे पास कॉजेज़ हैं विटामिन डी के, जिसमें हमारे पास डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन डी, क्या क्या कॉजेज़ हैं वो पढ़े। फिर हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो जो मेन बीमारी है ना, एक रिकेट्स और एक ऑस्टियोमलेशिया, ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया को जो ये एमसीक्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के तौर पे पूछ लेते हैं कि रिकेट्स क्या का जोन सी है वो किस में है और ऑस्टियोमलेशिया किस में, इसलिए आप लोगों को एज ए इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। आई होप दैट आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इससे इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपने इससे इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट करें, शेयर करें।